अच्छा जी, जैसे हमने अब पढ़ लिया कि बिलीरुबिन किस तरह बनता है और जॉइंटिस होता क्या है, तो अब और उसका ड्रेनेज क्या है, अब हम देखेंगे कि उसके मुख्तलिफ कॉजेज़ क्या हैं। तो सबसे पहले तो जो जॉइंटिस होता है वो होता है किस वजह से है कि बिलीरुबिन हमारा ज़्यादा बन रहा है। तो जॉइंटिस की पहली रीज़न ये हो सकती है कि बिलीरुबिन जो है वो हमारा एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है। अब एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ बिलीरुबिन किस वजह से हो सकता है? एक तो उसके अंदर हो सकता है एक्सेसिव हीमोलाइसिस हो सकता है, किसी भी किस्म का हीमोलिटिक अनीमिया जिसके अंदर आरबीसीज़ का ब्रेकडाउन जो है वो ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से जो है हमारे पास हाइपरबिलीरुबिनीमिया हो सकता है। और कौन सा वो हाइपरबिलीरुबिनीमिया होगा? अनकंजुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया। दूसरा हो सकता है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज हीमाटोमा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर लार्ज हीमाटोमा बन गया है, लाइक इंट्रा अब्डोमिनल हेमरेज हुआ है कोई, जिसकी वजह से कंसील्ड हेमरेज बन गया। इफ़ द पेशेंट सर्वाइव्स, तो वो जो कंसील्ड हेमरेज पड़ा हुआ है उसके आरबीसीज ब्रेक डाउन करेंगे और उसकी वजह से आपका बिलीरुबिन लेवल अप चला जाएगा। दूसरा या कोई डीग्लविंग इंजरी हो गई है जिसकी वजह से आपका लार्ज हीमाटोमा पड़ा हुआ है और उसकी वजह से लार्ज अमाउंट में जो है वो आरबीसीज का ब्रेक डाउन होगा और बिलीरुबिन आपका ज़्यादा हो जाएगा। तीसरी रीज़न इसके अंदर हो सकती है एक्सेसिव इंट्रामेडुलरी हीमोलाइसिस। 15 से 20% जब आपका नॉर्मल आरबीसीज बन रहे होते हैं ड्यूरिंग इन बोन मैरो, तो 15 से 20% नॉर्मल उनका ब्रेकडाउन हो रहा होता है। लेकिन कोई ऐसी रीज़न जिसकी वजह से ये नॉर्मल ब्रेकडाउन एक्सेस में होने लग जाए, उसकी वजह से भी अनकंजुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनीमिया होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इट विल लीड टू जॉइंटिस। और वो मोस्ट कॉमनली कौन सी कॉज है? परनीशियस अनीमिया, जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट में हमारे पास इंट्रामेडुलरी हीमोलाइसिस होता है। ठीक है, अब जब बिलीरुबिन ज़्यादा रिलीज होने लग गया, ये पहली कॉज होगी। दूसरी कॉज हमारे पास होगी जब बिलीरुबिन बन गया और बन के वो ब्लड के अंदर आया, तो ब्लड के अंदर उसने जाके मिलना है बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। तो कोई ऐसी कॉज जो उसको बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन को जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दे, उसको हम कहते हैं उसकी वजह से भी जो है वो बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जिसके अंदर बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमनली जो है सल्फोनामाइड्स, जैसे कि अगर कोई बच्चा है जिसके अंदर मेनिंजाइटिस हो गया तो हम उसके अंदर सल्फोनामाइड उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। वो जो है बिलीरुबिन और बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन को आपस में अलहदा कर देता है, उसकी वजह से हो सकता है। और पेंसिलिन डेरिवेटिव्स भी यही काम करते हैं। और अडल्ट्स के अंदर जो है रेडियोग्राफ कंट्रास्ट मटेरियल जो है वो बिलीरुबिन को बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन से अलहदा कर देता है। रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट। अच्छा, अब जब ये इसको अलहदा कर देगा बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन से, तो जो अनबाउंड बिलीरुबिन है वो छोटा साइज़ के अंदर है, तो वो मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर जा सकता है और डैमेज कर सकता है, टॉक्सिक मटेरियल है क्योंकि, तो वो ब्रेन के अंदर भी जा सकता है। जब वो ब्रेन के अंदर जाएगा तो वो मेंटल रिटार्डेशन कराएगा और फैटल होगा इन्फेंट और बच्चों के लिए, जिस टर्म को हम क्या कहते हैं? कर्निक्टरस। अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होने लग जाए बिलीरुबिन, और तो उसको हम कहते हैं कर्निक्टरस। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज एक तो फोटोथेरेपी दे सकते हैं इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? एक ड्रग है 10 प्रोटोपोरफायरिन। अब ये ड्रग नहीं आई है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि बिलीरुबिन बेसिकली बनता कैसे है कि जब हीम ब्रेक डाउन करता है, हीम ऑक्सीजनेज हीम पे एक्ट करता है और वो इसे बिलीवर्डिन और आयरन में कन्वर्ट करता है। तो ये जो 10 प्रोटोपोरफायरिन है ये कम्पिटेटिव इनहिबिटर है हीम ऑक्सीजनेज का। कम्पिटेटिव इनहिबिटर किसका है? हीम ऑक्सीजनेज का। ठीक हो गया। अब इधर तक हो गया, आगे आ गया कि अब ब्लड से बिलीरुबिन ने कहाँ जाना है? लिवर के पास। अब कोई ऐसा ड्रग जो लिवर के अपटेक को, हेपेटिक अपटेक को कम कर दे, वो कौन सा ड्रग है हमारे पास? रिफेम्पिसिन, जो कि कौन सा ड्रग है हमारे टीबी की रजीम के अंदर यूज़ होता है, रिफेम्पिसिन। और ये ऑरेंज कलर की सेक्रीशंस कर देता है आपकी पूरी बॉडी की। अच्छा, चौथी चीज़ हमारे पास आ जाती है, अब लिवर के अंदर जब पहुंच जाएगा बिलीरुबिन, तो लिवर के अंदर पहुंचने के बाद उसको यूडीपी ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज ने कंजुगेट करना है ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ बिलीरुबिन को। तो अगर कोई वो कंजुगेशन में इंपेयरमेंट हो जाती है किसी वजह से, तो उसकी वजह से भी आपका बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाएगा। अब जो न्यू बॉर्न होते हैं, एक तो उनके अंदर इन्फेंट का जो हीमोग्लोबिन होता है HbF
उसकी एक्सेसिव हीमोलाइसिस हो सकती है वो, लेकिन ये कंपैरेटिवली कम होगी। दूसरा ये है कि हेपेटोसाइट्स जो न्यू बॉर्न के होते हैं वो इतने ज़्यादा अभी मैच्योर नहीं होते कि वो, और जिसके कि वो मैच्योर ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज सिक्रीट कर सकें। तो जब वो दोनों फैक्टर्स आपस में मिलेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस ऑफ न्यू बॉर्न। इसके अंदर भी हम ट्रीटमेंट के अंदर क्या करेंगे, फोटोथेरेपी देंगे। फोटोथेरेपी से क्या होगा, फोटो आइसोमर्स बिलिरुबिन को पकड़ेंगे और बॉडी में से निकाल देंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस। ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस के अंदर क्या होना है, ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस, ब्रेस्ट मिल्क जो इन्फेंट्स या जो बच्चे सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे रहते हैं और उनको डाइट में दूसरी चीज़ें नहीं ऐड होती, उसके अंदर क्या होता है कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होते हैं ग्लूकुरोनाइडेजेस। ग्लूकुरोनाइडेजेस अब क्या करते हैं कि ये डीकंजुगेट कर देते हैं। जो बिलिरुबिन और साथ ग्लूकुरोनिक एसिड मिला होता है इसको ये इनहिबिट कर देते हैं, डीकंजुगेट कर देते हैं। ग्लूकुरोनिक एसिड को अलहदा कर देते हैं और बिलिरुबिन को अलहदा कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स जिनके अंदर हमारे पास वैसे ही इनहेरिडिटरी तौर पे ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज की जो है वो इम्पेयरमेंट होती है। अब वो इम्पेयरमेंट माइल्ड हो सकती है, सीवियर हो सकती है और मॉडरेट हो सकती है। जो माइल्ड इंपेयरमेंट है, माइल्ड इंपेयरमेंट के अंदर क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन में जो पर्सन है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, उनको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर वो उनकी बॉडी किसी स्ट्रेस में आती है, यानी कि अगर उनको कोई प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं, वो उनको एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो जाती है, फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से उनमें जॉइंटिस डेवलप होगा। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गिलबर्ट सिंड्रोम। तो अगर माइल्ड डेफिशिएंसी है हमारे पास ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज की तो उसको हम कहेंगे गिलबर्ट सिंड्रोम। और अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो गई है हमारे पास ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज की तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको हम कहते हैं क्रिगलर निजार सिंड्रोम। अब जो ये क्रिगलर निजार टाइप 1 है, इसके अंदर सीवियर डेफिशिएंसी होगी। दो तरह का क्रिगलर निजार है, एक के अंदर सीवियर होगी और एक के अंदर मॉडरेट होगी। जो सीवियर है वो टाइप 1 है। अब इसके अंदर इतनी सीवियर डेफिशिएंसी होगी कि बच्चा अपनी पहली बर्थडे तक नहीं देख सकेगा, मतलब पहले साल का बच्चा जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी और इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं होगी। मॉडरेट के अंदर क्या होगा कि मॉडरेट डेफिशिएंसी होगी किसकी, ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज की, और इसके अंदर दो चीज़ें होगी, एक तो इसका क्योर होगा और एक ट्रीटमेंट होगा। क्योर इसका ये होगा कि इसके अंदर हम पेशेंट जो बच्चा है उसको हम देंगे फिनोबार्बिटोल। एज वी ऑल नो कि फिनोबार्बिटोल जो है वो हेपेटिक एंजाइम्स को जो है वो ओवर एक्सप्रेस करता है, तो ये ग्लूटामाइल को ओवर एक्सप्रेस करेगा ताकि जो थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी है उसको कर दें। लेकिन ये जो है इसका क्योर, अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो है इसकी वो क्या होगी, इसकी लिवर ट्रांसप्लांट, कि अल्टीमेटली उसे लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब कंजुगेशन के अंदर, इनफेक्टिव कंजुगेशन के अंदर ही आगे हमारे पास आ जाता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है बेसिकली कि आपके हेपेटोसाइट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मोर स्पेसिफिकली इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पिलेज ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स फ्रॉम पोर्टल ट्राइएड इनटू लिवर पेरेन्काइमा। अब जो अक्यूट हेपेटाइटिस होगा उसके अंदर न्यूट्रोफिल आपके स्पिल करेंगे और जो आपका क्रोनिक हेपेटाइटिस होगा उसके अंदर लिम्फोसाइट्स आएंगे। अब जब हेपेटाइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, उसकी वजह से दो काम होंगे। एक तो ये होगा कि आपका कंजुगेशन जो है वो इम्पेयर्ड होगी बिलिरुबिन की, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर ये होगा इनअफेक्टिव ड्रेनेज ऑफ बिलिरुबिन, कंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू बिलियरी कैनालिकुलाई। अब जब ये दो मैकेनिज्म होंगे, इनकी वजह से क्या होगा, आपको मिक्स्ड पिक्चर मिलेगी। आपको जो है कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी रेज मिलेगा ब्लड के अंदर और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी रेज मिलेगा। अब इसकी जो हेपेटाइटिस है इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस के अंदर हमारे पास मजीद जो है उसको हमने 4 में सब डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास आता है वायरल। वायरल के अंदर हमारे पास हेपेटोट्रॉपिक और नॉन हेपेटोट्रॉपिक आएंगी। हेपेटोट्रॉपिक से मुराद ये है कि वो वायरसेस जो मोस्ट प्रेफरेबली जो है वो लिवर को डैमेज करते हैं बाकी ऑर्गन्स की निस्बत, और जो दूसरे वायरसेस होंगे नॉन हेपेटोट्रॉपिक वो लिवर के अलावा भी जो है बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज करते हैं। तो जो हेपेटोट्रॉपिक हैं उनके अंदर हमें पता है कि हेपेटाइटिस ए, बी,
सी और डी और ई। डी जो है वो बी के साथ मिलके इन्फेक्शन कॉज करता है, अकेला नहीं करता। नॉन हेपेटोट्रॉपिक जो है इनके अंदर हमें जो मोस्ट कॉमनली पता होने चाहिए 3 मोस्ट कॉमनली, वो हमारे पास हैं साइटोमेगालो वायरस हो सकता है, ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस हो सकता है और येलो फीवर। ये 3 वायरसेस जो हैं ये नॉन हेपेटोट्रॉपिक हैं। उसके बाद आ जाते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर एक सिनेरियो जो है वो आपके ज़हन में होना चाहिए कि एक सीवरेज वर्कर है, वो जो है काम कर रहा है और उसको साथ जो है वो हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम, ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो गया, उसकी बॉडी पर रैशेस भी हो गए और वहाँ पे जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे रैट्स भी फिर रहे हैं। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है जो ये मसला कॉज करता है? वो है हमारे पास लेप्टोस्पाइरा एक्टीरा हेमरेजिका। लेप्टोस्पाइरा एक्टीरा हेमरेजिका। उसके बाद हमारे पास प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं इन्फेक्शियस कॉज के अंदर। प्रोटोजोआ के अंदर मोस्ट कॉमनली हमारे पास आएगा अमीबा और एक और मोस्ट कॉमन जो है वो है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। अब जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है ये आपने प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर टॉर्च इन्फेक्शन का सुना होगा। तो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ये ट्रांसप्लेसेंटल जो है वो बच्चों के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है और उनके ईयर्स, आइज़ और की डेवलपमेंट में वो जो है वो कर सकता है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो वो अपने पास कैट ना रखे, क्योंकि मोस्ट कॉमनली ये कैट से ट्रांसमिट होता है, अदर एनिमल से भी होता है लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो कैट से होता है। उसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर CNS प्रॉब्लम्स कॉज करता है। फिर हमारे पास चौथी कॉज इन्फेक्शियस कॉज आ जाती है फंगाई। फंगाई के अंदर आपने डेथ कैप सुना होगा एमानिटा फ्लाइडिस के नाम से, ठीक है। ये एक टॉक्सिन सिक्रीट करती हैं जिसको हम कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन। ये भी जो है लिवर की इन्फ्लेमेशन कराता है, हेपेटाइटिस करवाता है। ये हमारे पास कॉजेज आ गई इन्फेक्शियस, जिसके अंदर हमारे पास वायरल था, बैक्टीरियल था, प्रोटोजोल था और फंगाई था। अब दूसरी तरफ हमारे पास आ जाती हैं नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस के अंदर सबसे पहली कॉज जो मोस्ट कॉमन है वो है अल्कोहल। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है जिसकी वजह से जॉइंटिस हो सकता है। फिर दूसरी हमारे पास एक केमिकल है जिसको हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि नॉर्मली हमारा किस में होता है, ब्लीचिंग पाउडर में पाया जाता है। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर के फ्यूम्स जो हैं वो आपकी अंदर चले जाएं तो वो क्या करेंगे, आपका हेपेटिक फेलियर कॉज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास हो सकती है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी हो सकता है। और चौथी मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो ये हो सकती है कि आपके लीवर को ब्लड सप्लाई पूरी नहीं जा रही, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो गया, नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया और वो हो गया तो ब्लड सप्लाई इम्पेयर हो गई है, जिसकी वजह से लीवर का इस्कीमिया हो गया, ब्लड सप्लाई इम्पेयरमेंट। फिर उसके बाद हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं नॉन इन्फेक्शियस के अंदर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो 3 यहाँ पे आपको पता होने चाहिए वो है विल्सन डिजीज़, हीमाक्रोमेटोसिस और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ठीक है, जो विल्सन डिजीज़ होगा उसके अंदर कॉपर ओवरलोड होगा। जब कॉपर ओवरलोड होगा तो वो बाकी ऑर्गन के साथ लीवर में भी जाके डिपॉजिट करेगा और लीवर को डैमेज करेगा। और इसके अंदर आपकी आइज़ के अंदर जो है एक रिंग पाए जाते हैं जिसको, जो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन पे नज़र आएंगे, ब्राउन कलर का रिंग होगा जिसको हम क्या कहते हैं, केजर फ्लैशनर रिंग्स। हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होगा कि आयरन जो है वो आपका ज़्यादा बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाएगा और जिसकी वजह से आपके लीवर को भी वो डैमेज करेगा और वो भी जॉइंटिस कॉज कर सकता है। उसके अलावा अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है। ये आपकी हेपेटाइटिस की कॉजेज़ हैं जो आपको जॉइंटिस कॉज करवा रहे हैं।